नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क की खास पेशकश सेहत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत है लेकिन शायद जानकारी कम है। आप सब ये बात जानते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों में हमारे देश ने कोविड की त्रासदी सुनी है और एक बार फिर कोविड अपने पांव पसार रहा है। जब कोविड का दौर चल रहा था तो कुछ शब्द बहुत सुनने में आते थे, जैसे ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और एनेस्थीसिया। आज सेहत में हम यही बात करेंगे कि क्या है ये एनेस्थीसिया, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर और किस तरह से ये किसी भी मरीज के जीवन को बचाते हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित शर्मा। आप एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, एनेस्थीसिया जो है, जिसको सुना तो बहुत है लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, ये एनेस्थीसिया होता क्या है? मैडम, एनेस्थीसिया मॉडर्न मेडिसिन की सबसे यंगेस्ट ब्रांच है। पिछले जो 170 साल में डेवलप हुई है। 1840-50 से पहले कोई जानता भी नहीं था जी। तब ऑपरेशन कराना एक बहुत बड़ा खतरनाक डर का संकेत माना जाता था। बड़े बड़े ऑपरेशन होते भी नहीं थे, तब वो सुपरफिशियल सर्जरीज होती थी, बहुत पेनफुल होती थी जी। तब फिर एनेस्थीसिया की शुरुआत हुई जी। अमेरिका के अंदर कोई वेल्स बोल करके साइंटिस्ट थे, वो डेंटिस्ट थे जी। जी जी। अमेरिका में वेल्स बोल के डेंटिस्ट थे। तो वो कोई पार्टी कर रहे थे वहाँ, नाइट्रस ऑक्साइड नशे की तरह काम में लेते थे। लोगों ने वो काम में लिया, उस वक्त किसी को पाँव में चोट लग गई तो देखा दर्द नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा इसको चिकित्सा में भी काम में ले सकते हैं जी। तो उन्होंने फिर दांतों का एक्सट्रैक्शन करा के देखा जो पेन फ्री था जी। उसके बाद में मोर्टन नाम के एक डेंटिस्ट हुए। उन्होंने वापस से ईथर बोल करके एक केमिकल था वो यूज किया और उससे गर्दन का कोई उन्होंने ऑपरेशन कराया, वो पेन फ्री हो गया जी। तो जैसे जैसे एनेस्थीसिया ब्रांच पिछले 1.5 साल में डेवलप होती गई वैसे वैसे अच्छी सर्जरीज भी डेवलप होने लगी। पहले सर्जरी जो बहुत पेनफुल होता था, पहले उसी को अच्छा सर्जन माना जाता था जो कम से कम टाइम में, क्योंकि दर्द बहुत होता था, सर्जरी खत्म कर दे। उसको पहले ये फर्क नहीं पड़ता था सर्जरी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। फिर जब से एनेस्थीसिया ब्रांच चाहिए, एनेस्थीसिया का काम होता है ऑपरेशन में मरीज को सुरक्षित रखना, जीवित रखना, पेन फ्री रखना और उसका ये जो खतरनाक जो डरावना एक्सपीरियंस होता है उसको बिल्कुल भुला देना। बिल्कुल, क्योंकि हमें ज़रा सा कट भी लगता है तो इतनी तकलीफ होती है। तो जब हम सर्जरी की बात करते हैं या जब किसी ऑपरेशन की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है, उस दर्द को बर्दाश्त करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एनेस्थीसिया ने वहाँ काम किया। सर, जब हम बात करते हैं कोविड की, और कोविड में एनेस्थीसिया, कोविड में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, ये वाले टर्म्स बहुत कॉमनली हमने सुने। कोविड में एनेस्थीसिया का किस तरह से रोल रहा? मैडम, कोविड में एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा रोल है। जो एनेस्थेटिक होता है वो इंटेंसिविस्ट भी होते हैं। इंटेंसिव मतलब जो इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में गंभीर मरीजों को जो सेवा करते हैं, जो उनका ध्यान रखते हैं। देखिए, एक आईसीयू एक ऐसी जगह होती है जहाँ विभिन्न बीमारियों के मरीज के आते हैं पेशेंट्स। कोई फेफड़ों में तकलीफ है, जैसे कोविड के अंदर लंग्स में बीमारी होती है, ये वायरल न्यूमोनिया है, वो हो गई। कोई दूसरा, और बाकी जितनी भी डिजीज होती है, लीवर, किडनी, सबके मरीज आईसीयू में आते हैं। तो आईसीयू में क्या होता है कि जब तक एक ऑर्गन खराब है तब तक बाकी सब ऑर्गन्स को नॉर्मल रखना और उस ऑर्गन को सपोर्ट देना आईसीयू के डॉक्टर का काम होता है। कोविड के अंदर चूंकि सबको पता है फेफड़ों में तकलीफ होती है तो हमारे ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज की कैपेबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में, वो खराब हो जाती है। तो अपने शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी होती है तो सैचुरेशन वगैरह फॉल होता है। तो जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो एनेस्थेटिक ऑक्सीजन में आईसीयू के अंदर डिसाइड करता है, जो ऑक्सीजन बेड्स बोलते हैं। तो अपन बेड साइड ऑक्सीजन या सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन दे करके मरीज के ऑक्सीजन लेवल के हिसाब से हम उसको टाइट्रेट करते हैं। जरूरत पड़े मरीज तो जब ये बात हो रही थी कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है या इसकी किल्लत आ रही है, तो हम सिलेंडर्स की बात कर रहे थे या हम बेड्स की बात कर रहे, तो हम किस उसको मेडिकल टर्म्स में एक लेमैन एक आम आदमी से कैसे समझें? मैडम, वो सब दोनों कॉमन ही बात होता है, चाहे बेड के साइड में सिलेंडर रख दे या एक पाइप के दूसरे छिरे पे सिलेंडर रखे हो, जिसको सेंट्रल सप्लाई बोलते हैं। वो हॉस्पिटल की कैपेसिटी के हिसाब से होता है। यदि आपके पास टोटल कितने बेड्स है, कितने मरीज है, वो सब उस पर डिपेंड करेगा। हर एक मरीज को अपनी बीमारी के हिसाब से अलग अलग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि आईसीयू ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी आ सकता है, चाहे किसी को गन शॉट लगा हो या कोई दिल का मरीज हो या किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो। किस तरह से एनेस्थीसिस्ट या जो आपका रोल होता है, फिर आप कैसे करते हैं? मैडम देखिए, शालिनी जी, हमारे जो भी जितने भी मरीज आते हैं, कोई भी गंभीर होता है, आईसीयू में वही आता है जो मरणासन होता है। आईसीयू का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मरीज ही नहीं, उसके घर परिवार वाले भी है ना, उनकी सारी आत्मिक जो शांति होती है वो आईसीयू में साथ में आ जाती है, वो बेचैन उठता है। तो आईसीयू वाले क्या करते हैं, कोई भी एक ऑर्गन यदि खराब हुआ है तब तक बाकी सब ऑर्गन को नॉर्मल रखने का प्रयास करते हैं। आज किसी का फेफड़ा खराब हो गया तो उसके दिल, लीवर, किडनी, उन सब के वाइटल जो होते हैं वो नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, बीपी नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, पल्स
सिम्टम्स नॉर्मल रखते हैं। इन द मीनवाइल जो प्राइमरी ऑर्गन जो खराब हुआ है उसको सही होने का, रिकवर होने का टाइम मिल जाता है। जैसे कोविड में हमने सुना कि लंग्स खराब हो गए, फेफड़े खराब हो गए। फेफड़ों का काम क्या होता है कि खून में ऑक्सीजन डालना, वो डाल नहीं पा रहे, उसके कारण अब दिल को ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है, दिल पे ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो अब एनेस्थेटिक क्या करते हैं उस कंडीशन के अंदर, पेशेंट की वाइटल्स की पूरी मॉनिटरिंग करते हुए, जरूरत पड़े बीपी का सपोर्ट देना है तो बीपी का सपोर्ट देंगे, जब हार्ट रेट कम पड़ रही है तो उसका सपोर्ट देंगे, किसी का यूरिन कम पड़ रहा है तो उसको फ्लूइड थेरेपी जो देनी है वो एनेस्थेटिक डिसाइड करता है। यदि कोई ज्यादा गंभीर हो रहा है, एकदम मरणासन हो रहा है, तो उसको जीवन बचाने के लिए जो एयरवे प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, इंट्यूबेशन करना या कोई इमरजेंसी में दवाइयां देने के लिए सेंट्रल लाइन डालना, जो क्रिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं ट्रेकियोस्टोमी, वो सब एनेस्थेटिक करते हैं। तो इसी तरीके से जब बाकी ऑर्गन को सपोर्ट देते हुए अलग अलग बीमारियों को टैकल कर पाते हैं। जी, क्योंकि अब तक तो हमने यही सुना था कि एनेस्थीसिस की जरूरत सिर्फ एक इंजेक्शन दिया जाता है और जो पेशेंट है वो बेहोश हो जाता है, फिर उसकी सर्जरी हो जाती है। लेकिन आप लोग का रोल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना सिर्फ कोविड मैनेजमेंट में बल्कि जितनी भी डिजीजेस और जितनी भी मेडिकल कंडीशंस हम आसपास देखते हैं, सब जगह आपका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रिटिकल भी है। मैडम आपने बिल्कुल सही कहा। जो एनेस्थेटिक होता है वो एक पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन होता है। इसका मतलब उसको मेडिसिन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में सारी सर्जरीज का पूरा नॉलेज होना चाहिए। यदि कोई भी ऑपरेशन चल रहा है तो सर्जन का काम होता है उस बीमारी वाले पार्ट को काट के निकाल देना। वो कट करेगा, बीमारी को निकाल देगा, वापस से जोड़ देगा। ये बहुत पेनफुल होता है। उस वक्त मरीज को जीवित रखना, सुरक्षित रखना, पेन फ्री रखना, ये सब एनेस्थेटिक का काम होता है। और खासकर वो याददाश्त उसको नहीं रहे तो एमनीजिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया, ये सब करना बहुत जरूरी होता है। ये सब इंश्योर करता है आपका एनेस्थेटिक। जितनी सारी ब्रांचेज है, सर्जिकल ब्रांचेज, उसको उन सब का नॉलेज होना भी जरूरी है। अब आगे क्या ऑपरेशन में क्या डॉक्टर अमित, इस पर हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आपसे इस पर जानकारी और लेते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और डॉक्टर अमित से जानेंगे कि किस तरह से एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक मरीज को सुरक्षित रखता है, ठीक रखता है और पेन फ्री रखता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सेहत में आज हम बात कर रहे हैं एनेस्थीसियोलॉजी के बारे में और किस तरह से कोई भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक इंसान को, एक मरीज को नॉर्मल रखने में, उसे ठीक रखने में, स्वस्थ रखने में और पेन फ्री रखने में अपना जो रोल है उसको निभाता है। डॉक्टर अमित, आप बात कर रहे थे कि आपका रोल जो है बहुत क्रूशियल है और आप कैसे पेन फ्री, सुरक्षित, इतने सारे काम, और वो जो डॉक्टर्स हैं, जो आपकी ब्रांच है, उसमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो सिलेक्शन तो बहुत पेचीदा होता होगा इसमें, तो सिलेक्शन भी इजीली नहीं होता होगा। बिल्कुल होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस हैं। तो एनेस्थीसियोलॉजी जो है वो कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, एनेस्थीसिया एक बहुत गंभीर ब्रांच है, क्रिटिकल ब्रांच है। उसका काम ही तब होता है, एक कहावत है कि सर्जन इज अ कैप्टन ऑफ अ शिप बट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज अ कैप्टन ऑफ सिंकिंग शिप। यदि कोई डूबता हुआ जहाज होता है तो उसका कैप्टन एनेस्थेटिक होता है। यानी कभी भी कोई गंभीर स्थिति हो जाती है, मरीज एकदम मरणासन हो जाता है, सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, उस वक्त तो एनेस्थेटिक का काम चालू होता है। सर्जरी चल रही हो और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, इस तरह से उसको मान लो कोई मेजर ब्लीडिंग होगी, 2-3 लीटर खून बह गया और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो एनेस्थेटिक का काम होता है उस मरीज को उस वक्त जीवित रखना, सुरक्षित रखना। जी। अगर मान लीजिए कोई आपके पास इमरजेंसी केस आता है जो सर्जरी का नहीं है, मान लीजिए कोई ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट है या फायर इंजरी है, कुछ भी है, वहाँ पर भी क्या आपका रोल रहता है? बिल्कुल, एनेस्थेटिक ही संभालते हैं सारे इमरजेंसी के अंदर। में किस तरह से, मतलब बर्न वार्ड में किस तरह से काम करते हैं? बर्न्स में कोई मरीज आया, एकदम गंभीर है, पूरा झुलस चुका है, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो चुका है, कोई इनहेलेशन बर्न्स है, तो उसके एयरवे में एडिमा आ जाता है, तो उनको सबसे पहले तो एयरवे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए अंदर इनहेलेशन इंजरी हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है, तो हम उसको एयरवे सिक्योर करते हैं। उनके डिफिकल्ट लाइंस होती है, जो सेंट्रल लाइन डालना होता है, कोई वेनी सेक्शन करना होता है, वो हम लोग करते हैं। फिर किसी का बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होने से बीपी बहुत ज्यादा फॉल हो जाता है, मरीज बेहोशी में है, तो हम उसका फ्लूइड का करेक्शन करते हैं। बर्न्स की ड्रेसिंग, पूरे चमड़ी जब उधर जाती है, ऐसे नहीं है, दर्द होता है उन ड्रेसिंग के अंदर, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को पेन फ्री करके उन ड्रेसिंग में हेल्प करता है। जब इमरजेंसी में कोई भी मरीज आता है, किसी का सिर्फ एक हाथ झुलस गया या कोई ट्रॉमा हो गया, तो उस हाथ को ग्लोव्स लगा के बिल्कुल पेन फ्री कर देता है। कहाँ तो मरीज को छूते ही ऐसा नहीं है दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द एकदम गायब, तो पेशेंट को कंफर्टेबल करने का बहुत बड़ा रोल होता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का। डॉक्टर, हमने देखा कि जब ये कोविड के केसेस हुए, उसके बाद में स्ट्रोक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो जब इस तरह की, तो ये मिथ है कि बिकॉज ऑफ कोविड और स्टेरॉइड्स की वजह से जो है वो जो स्ट्रोक्स बढ़ गए हैं, तो क्या आपके पास ऐसे जब पेशेंट्स आते हैं तो आप किस तरह से उनको हैंडल करते हैं? मैडम, ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है।
कोविड के बाद में आपने कई सारे डॉक्टर्स की डेथ हो गई, जिनका रीजन पता लगा, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो कोविड वैक्सीनेशन और कोविड के बाद में कोगुलोपैथी बढ़ गई है, खून गाढ़ा हो गया है। और हम पुराने टाइम में तो हम लोग बोलते थे जरूरत से ज्यादा खूब एक्सरसाइज करो, आप स्वस्थ रहोगे। अब यदि एक्सेसिव एक्सरसाइज अचानक कर रहे हैं तो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उनका खून गाढ़ा हो चुका है। कोविड के वैक्सीन का साइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलती है कि कोविड के वैक्सीन की वजह से या बीमारी की वजह से, अभी तक हमें पता नहीं लगा है, लेकिन कोगुलोपैथी हो रही है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक ज्यादा हो रहा है। इससे बचाव का एक ही तरीका है, एक तो खूब पानी पिए, दूसरा जब भी एक्सरसाइज करें ग्रेजुअली एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ाए। ये नहीं कि आप एक साल से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक साल बाद अचानक जाकर के जिम में खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम इसको जिम को रिस्पॉन्सिबल माने, या कभी कभार हम देखते हैं कि रनिंग करते वक्त भी या जॉगिंग करते वक्त भी लोग कोलैप्स हो रहे हैं, क्रिकेटर्स कोलैप्स हो रहे हैं, फील्ड पर हो रहे हैं जो इतने फिट माने जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? शालिनी जी, इसका रीजन एक ही है, अचानक एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से उनके जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। खून पहले से गाढ़ा है तो वो मीट नहीं कर पाता, गाढ़ा खून वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसी को अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। अटैक क्या होता है? जैसे ब्रेन का अटैक हो गया, किडनी का अटैक हो गया, मतलब इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सेरेब्रल इन्फार्क्ट, पल्मोनरी इन्फार्क्ट, रीनल इन्फार्क्ट, मतलब वहां तक खून की सप्लाई रुक जाती है खून गाढ़ा होने से। जब ये एक्सेसिव एक्सरसाइज अचानक कर देते हैं तो वहां की मसल्स में थोड़ा स्पाज्म आता है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ता है, तो गाढ़ा खून वो पूरा नहीं कर पाता। तो उसका एक ही बचाव का तरीका होता है, यदि आप हैबिचुअल एक्सरसाइज करने वाले नहीं है तो एक्सेसिव एक्सरसाइज मत कीजिए, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बिल्ड कीजिए। आज 1 किलोमीटर दौड़े, कल 1.5 दौड़ना है, परसों 2 दौड़ना है, ये नहीं कि आप सीधे जाके 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के आ गए। तो धीरे धीरे यदि एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उसी तरीके से करना है। लोग आजकल जरूरत से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने के चक्कर में अपनी स्टेमिना से ज्यादा एक्सरसाइज अचानक करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कई अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हमने पिछले साल भर में हुए हैं, अखबारों में पढ़ा है हमने। अगर हम बात करें जो थिकनेस ऑफ ब्लड की है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप इतना इंपॉर्टेंट मैसेज भी दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की डाइट हम ले सकते हैं जिससे कि जो हमारा खून है, जो खून की विस्कोसिटी या थिकनेस है, वो कंट्रोल में रहे, और जो इस तरह के इंस्टेंट एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं या हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसको हम अपने लेवल पर ही कहीं ना कहीं कंट्रोल करें या प्रिवेंट करने की कोशिश करें? बिल्कुल मैडम, उसके लिए भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे बुजुर्ग लोग पहले से सिखा के गए हैं, रोज खूब 3-4 लीटर पानी पीना है, हल्दी का दूध लेना है, अदरक वाली चाय लेनी है, हमारे शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने दे, हाइड्रेशन बिल्कुल अच्छा रहे, वो एक सबसे अच्छा प्रिकॉशन है। अपन किसी को मतलब ओवर जरूरत से ज्यादा पतला नहीं कर सकते, खून ज्यादा पतला करने से कई बार हेमरेज होने का भी डर रहता है। हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो जैसे हम ये नेचुरली जो हमारे जो लाखों सालों का जो क्लिनिकल ट्रायल है भारतीय संस्कृति का, वो बताते हैं लहसुन खाना, और इन सब से ओपन कर सकते हैं। लोग एक गलती कर रहे हैं, लोगों को पता लग गया कि खून गाढ़ा हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो लोग अपने आप से एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल ऐसे खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि उनकी वजह से मरीजों को हेमरेज ही हो रहे हैं। किसी का बीपी बढ़ जाता है तो सेरेब्रल हेमरेज हो जाएगा, वो जानलेवा हो जाता है। अब ये बीइंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आईसीयू में ये सब देखते हैं हम लोग रूटीनली। कोई भी ऐसा गंभीर मरीज भले और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपका जो काम है वो सिर्फ आईसीयू तक सीमित या सर्जरी तक सीमित नहीं है, बट हर इंसान तक है आपकी जिम्मेदारी। तो आप प्लीज जरूर से हमारे व्यूअर्स को बताएं। हमारा काम यही होता है मरीज को सुरक्षित रखना, मरीज के जीवन को सुरक्षा ही एनेस्थीसिया का काम है। कोई भी गंभीर से गंभीर मरीज आ जाओ हमारे पास में, भले ही आईसीयू में आता है, भले ही कोई सांप काट के आ जाता है, भले कोई बिल्डिंग से गिर के आ जाता है, भले लड़ाई झगड़ा, ट्रैफिक एक्सीडेंट, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मरीज को देखते हैं, मरीज सुरक्षित है या नहीं है, जीवित है या नहीं है। जीवित नहीं है का हार्ट बंद पड़ गया तो हार्ट को चालू करने के लिए जो जी डॉक्टर अमित, आपके रोल के ऊपर और आपकी इंपॉर्टेंस के ऊपर आपसे बातचीत है वो जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद डॉक्टर अमित शर्मा से हम इस बात की जानकारी लेते रहेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को वहां पहुंचने से पहले ही ठीक रख सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सेहत में हम बात करें डॉक्टर अमित शर्मा से, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, और वो हमें बता रहे हैं कि आईसीयू तक पहुंचने की नौबत ही ना आए, इस तरह से हम किस तरह की डाइट ले सकते हैं और कैसे अपने आप को हेल्दी और सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर अमित बता रहे थे कि किसी भी तरह का कुछ भी केस हो तो आपका रोल वहाँ पर आता है। कभी कभार ये देखने में आता है कि इंसान बिल्कुल ठीक होता है, उसको कुछ इंजरी होती है, तो आप इस तरह का एनेस्थीसिया देते हैं कि वो देख सकता है उसके हाथ, पैर, कान क्या चल रहा है, और कभी कभार वो पूरी तरह से बेहोश होता है। वहाँ पर एनेस्थीसिया कैसे काम करता है, मतलब किस तरह की टेक्निक होती है? मैडम देखिए, एनेस्थीसिया मेनली 2 तरह का होता है। एक तो होता है जनरल एनेस्थीसिया, एक होता है रीजनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, देखिए भगवान ने हमारा शरीर बनाया है,
हम जिस दिन पैदा होते हैं और जिस दिन मरते हैं तब तक हम श्वास लेते हैं, बीच में 1 सेकंड के लिए भी श्वास हमारा बंद नहीं होता, लगातार चलता रहता है। जनरल एनेस्थीसिया में डॉक्टर आपकी वो श्वास छीन लेता है, ऑपरेशन करता है, उतनी देर तक वो नकली श्वास की मशीन में वेंटिलेटर में डाल देता है, फिर जब उसका लगता है मेरा काम पूरा हो गया तो आपको वो श्वास लौटा देता है। ये काम भगवान के अलावा एनेस्थीसिया ब्रांच वाले डॉक्टर से कर सकते हैं, जो मरीज की श्वास छीन करके उसको रोक करके जरूरत होने पर उसको वापस कर देते हैं। ये मरीज की सुरक्षा के लिए वो लोग करते हैं। और आजकल जो मॉडर्न एनेस्थीसिया इतना डेवलप हुआ है इसी की वजह से, इसमें क्या करते हैं कि कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे मरीज को सबसे पहले सुलाया जाता है, फिर मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं, इससे मरीज के सारे रिफ्लेक्सेस होके मरीज पूरा बेहोश हो जाता है, फिर मरीज को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद में मरीज को ऑपरेशन का किया जाता है। ऑपरेशन जब हो जाता है, ऑपरेशन के बीच में सारे के कोई ब्लड लॉस हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, उनको एनेस्थेटिक संभालता है। जब सब काम सुरक्षित तरीके से अच्छी सर्जरी हो जाती है तब मरीज को उसके श्वास वापस लौटा देता है। ये तो होता है जनरल एनेस्थीसिया, जो शरीर में कोई भी पार्ट के लिए करते हैं। फिर आता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया मतलब हाथ की सर्जरी में हाथ को बेहोश कर दे, पाँव की सर्जरी में पाँव को बेहोश कर दे, आंखों की सर्जरी में सिर्फ आंखों को बेहोश कर दे और नाक की सर्जरी में सिर्फ नाक को बेहोश कर दे। इसके अंदर 2 तरह का होता है। एक तो लोकल एनेस्थीसिया होता है, जैसे अंगुली में कुछ हुआ है या दांतों में सब लोगों ने काम करवाया होता है, तो एक इंजेक्शन लगाया, उसको सुन्न कर दिया तो दांत को निकाल दिया, वो होता है लोकल एनेस्थीसिया। एक होता है न्यूरेक्शियल एनेस्थीसिया, मतलब रीढ़ की हड्डी में सुई लगा करके। तो 2 तरह का होता है, स्पाइनल और एपिड्यूरल। जैसे पेट के नाभि से नीचे का कोई भी ऑपरेशन होता है सिर्फ उसको बेहोश कर सकते हैं। देखिए जनरल एनेस्थीसिया देने में कई बार खतरा रहता है, एयरवे प्रोटेक्शन यदि डिफिकल्ट हो तो मरीज की जान जाने का भी डर रहता है, यदि आप एक्सपर्ट हाथों में नहीं हो तो उस केस में सिर्फ हाथ को बेहोश कर दो और एयरवे में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 12-15 घंटे मरीज पेन फ्री रहेगा, तो मरीज के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जी। लेकिन जब वो होश में आने लगता है या जब वो ठीक होने लगता है तो शायद दर्द भी लौट आता होगा, या एनेस्थेसिस्ट इस बात को एनालाइज करता है कि उसको दर्द कम हो या कंट्रोल में हो, क्योंकि तब तक तो वो बेहोश था, सर्जरी हो गई, स्टिचेस हैं, जो भी उसकी कंडीशन रही हो, जब वो दोबारा अपने कॉन्शियस स्टेट में आने लगता है तो क्या दर्द लौट कर नहीं आता? इसी में ही तो जादू है। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है, जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है मरीज को दर्द होना वापस से चालू हो जाता है। 100% पेन फ्री नहीं होता। लेकिन जो रीजनल एनेस्थीसिया आजकल जो एडवांस टेक्निक जो आई है ब्लॉक्स की, उसके अंदर 12 से 15 घंटे तक पेन फ्री रहता है। मरीज ऑपरेशन थिएटर में आराम से मोबाइल पे मूवीज देख रहा है, गाने सुन रहा है, ऑपरेशन के बाद हंसता खेलता आ रहा है जैसे उसका ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, और अगले 15 घंटे के लिए उसके हाथ में पूरा बेहोश रहता है, जिसको ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक्स बोलते हैं हाथ के लिए। और पाँव में जो पेट के नीचे का ऑपरेशन होते हैं लंबोसेक्रल ब्लॉक्स बोलते हैं। आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक आ गई है, जो पीएनएस गाइडेड या सोनोग्राफी गाइडेड भी लगाते हैं, कई लोग ब्लाइंड भी लगाते हैं, तो उससे मरीज को दर्द का तो पता ही नहीं लगता। आप उसको देख के नहीं बोल सकते कि आपका ऑपरेशन हुआ है क्या। जी, आजकल हर चीज़ में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरवेंशंस आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गए हैं। आपकी फील्ड में किस तरह की नई मशीनरी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या यूज़ होने लगा है? बिल्कुल मैडम, हमारी फील्ड में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले तो आजकल कई बार रीढ़ की हड्डी में हम लोग सुनते हैं गद्दी खिसक गई है, डिस्क खिसक गई है, तो मरीज को सciatica या लंबर पेन होता है, तो आजकल C-arm गाइडेड हम लोग ब्लॉक्स लगाते हैं, जिसको एपिड्यूरल ब्लॉक भी बोलते हैं, सिंगल नर्व रूट ब्लॉक भी बोलते हैं, तो उस मरीज को पेन फ्री कर देते हैं। कई मरीजों को एक सुसाइडल डिजीज बोलते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इतना ऐसा नहीं दर्द होता है चेहरे पर कि मरीज सोचता है भगवान आपने मेरे को जीवन क्यों दिया, लेकिन एनेस्थेटिक वहाँ पे C-arm गाइडेड या फ्लोरोस्कोपी गाइडेड ब्लॉक्स लगा करके उनको दर्द को पूरी तरह गायब कर देते हैं। ये जो आपने जितनी भी हमको इन्फॉर्मेशन दी है वाकई बहुत इंटरेस्टिंग भी और नई भी हमारे लिए, लेकिन चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आपके व्यूअर्स को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये जीवन अनमोल है, भगवान ने दिया है, और भगवान से बड़ा साइंटिस्ट या डॉक्टर कोई नहीं है। आपके शरीर में कोई भी गड़बड़ी है तो भगवान ने अलर्ट सिस्टम बना के भेजा है। कोई इन्फेक्शन होगा तो बुखार आएगी, कोई फूड पॉइजनिंग होगा, उल्टी आएगा, दस्त आएगा, या कोई भी बीमारी, हार्ट का कोई तकलीफ होगी तो चेस्ट पेन आएगा, फेफड़ों की दिक्कत होगी तो खांसी आएगी। ये वार्निंग साइन भगवान ने बना के भेजे हैं, आप कभी भी इनको इग्नोर नहीं करें। आपको भगवान ने कोई सिम्टम दिया है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज कराइए, तो आपकी हमारे जैसे आईसीयू के डॉक्टर के पास आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। यदि हम लोग कोई लापरवाही करते हैं या इग्नोरेंस होती है तब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास आने की संभावना पड़ जाती है। तो एक आईसीयू तक पहुंचने की नौबत नहीं है यदि आप पहले सिम्टम को ही मतलब परख करके समझ के डॉक्टर के पास चले जाएं। जी डॉक्टर अमित, आपने हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी बॉडी हमें खुद वार्निंग सिग्नल्स देती है, तो कभी आपको कुछ महसूस होता है तो एक्सपर्ट के पास जाइए, उन वार्निंग सिग्नल्स को समझिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सेहतमंद रहिए। डॉक्टर अमित, आप हमारे शो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।